हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अति उच्च घनत्व वाले पदार्थ के गुटके का द्रव्यमान 3 × 10⁻24 किलोग्राम है। यह पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है। h का मान पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम है। यहाँ से यह पृथ्वी की सतह पर गिरता है। जब पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई कम होकर h/2 हो जाती है, इसकी चाल ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यदि कोई पिंड पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा हो तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर पिंड एवं पृथ्वी के निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो हमारी पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है। तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर अत्यधिक घनत्व वाला एक पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ये h ऊंचाई पर रखा हुआ। ये h का जो मान है ये त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है। तो हमारे ग्रह हमारी पृथ्वी और दिए गए पिंड का निकाय है, दोनों के दोनों स्थिर हैं। जब हमने पिंड को गिरने के लिए स्वतंत्र किया तो ये गिरते हुए h/2 ऊंचाई पर आ गया। प्रारंभ में इसकी ऊंचाई इतनी है h, अब यह ऊंचाई कम होकर के हो गई h/2। उस समय हमारे इस पिंड का वेग यह मान लेते हैं v1 है। ये कितना होगा यही हमें ज्ञात करना है। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि स्मॉल m बराबर है 3 × 10⁻24 किलोग्राम, जबकि कैपिटल M अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अर्थात पिंड का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की तुलना में केवल आधा है, नगण्य नहीं है, केवल आधा है। और इसलिए जब हम इसको स्वतंत्र करेंगे तो पिंड जो है वो पृथ्वी की ओर गिरेगा, तो पृथ्वी भी पिंड की ओर चलेगा। और जब पिंड h/2 ऊंचाई पर आया है उस समय मान लेते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो वेग है ये v2 के बराबर है। तो ये हमारी वस्तु की या पिंड की या गुटके की प्रारंभिक स्थिति है और ये हमारा पिंड की अंतिम स्थिति है। इन दोनों स्थितियों में पिंड और पृथ्वी के निकाय की कुल ऊर्जा
वो नियत बना रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा चलिए इसको हम U1 कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा है ऋण GMM बटे दोनों के बीच की दूरी अर्थात R/H, और दोनों के दोनों स्थिर हैं तो गतिज ऊर्जा तो 0 हो गई। तो ये हमारी निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा। तो इसी निकाय की अंतिम ऊर्जा अर्थात जब यह अंतिम स्थिति में आता है, अर्थात पृथ्वी की सतह से h/2 ऊंचाई पर है, तब इसके पास जो ऊर्जा मिलेगी U2, एक तो होगा स्थितिज ऊर्जा GMM/R धन, अब दूरी रह गई है केवल h/2, इतनी स्थितिज ऊर्जा हुई, धन 1/2 स्मॉल m V1 का वर्ग, धन 1/2 कैपिटल M V2 का वर्ग। ये पिंड की गतिज ऊर्जा और पृथ्वी की गतिज ऊर्जा का योग, यानी कुल ऊर्जा इतनी हो जाएगी। इस निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है और इसलिए निकाय का संवेग भी संरक्षित रहेगा। तो संवेग संरक्षण के नियम से निकाय का अंतिम संवेग ये बराबर होगा निकाय का प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग मिला पिंड का संवेग mv1, ये धनात्मक है। तो पृथ्वी का संवेग ठीक इसके अपोजिट है, विपरीत दिशा में है, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋण कैपिटल mv2 ये बराबर होगा 0, प्रारंभिक संवेग 0 है। और इसका मतलब हुआ कि mv2 बराबर होगा स्मॉल mv1। तो यहाँ से हमको v2 का मान मिल गया mv1 बटा कैपिटल M। v2 का ये मान हम अपने समीकरण नंबर 2 अर्थात अंतिम ऊर्जा वाले समीकरण में रख लेते हैं। तो यह मान समीकरण 2 में रखने पर U2 बराबर मिल रहा है ऋण G कैपिटल M स्मॉल m बटे R धन H/2 स्थितिज ऊर्जा, धन 1/2 M स्मॉल m V1 का वर्ग, धन 1/2 कैपिटल M, और V2 की जगह हमको मिल रहा है mv1 बटा कैपिटल M पूरे का वर्ग। मिला ऋण G M स्मॉल m बटा R धन H/2 धन 1/2 M V1 का वर्ग, धन 1/2 स्मॉल m का वर्ग V1 का वर्ग बटा नीचे m कैपिटल M का स्क्वायर होगा जो कि ऊपर वाले कैपिटल M से कट जाएगा, एक बार बच जाएगा m। तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और 3 से अर्थात ऊर्जा संरक्षण के नियम से अंतिम ऊर्जा बराबर मिलेगा प्रारंभिक ऊर्जा के, U2 बराबर U। तो U2 का मान मिला है ऋण G कैपिटल M स्मॉल m बटे R धन H/2 धन 1/2 स्मॉल m V1 का वर्ग, धन 1/2 m वर्ग स्मॉल m का वर्ग V1 का वर्ग बटा कैपिटल M बराबर समीकरण 1 से U1 का मान मिल रहा है ऋण G कैपिटल M स्मॉल m
बटे आर धन एच। तो 1/2 स्मॉल एम v1 का वर्ग, इतने को हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बच रहा है स्मॉल एम बटा कैपिटल एम बराबर ऋण GMM बटा आर धन एच बटा 2 को हम दाईं तरफ ले आते हैं तो हो गया प्लस GMM बटा आर धन एच बटा 2 ऋण GMM बटा आर धन एच। तो यहाँ से मिल रहा है 1/2 MV1 का वर्ग 1 धन स्मॉल एम बटा कैपिटल एम बराबर GMM, इतने को तो मैं उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, तो आर धन एच बटा 2 का घात ऋण 1 ऊपर ले गया तो ऋण आर धन एच का घात ऋण 1। तो यहाँ से मिल रहा है 1/2 MV1 का वर्ग m धन m बटा कैपिटल M बराबर GMM। अब यहाँ हम द्विपद प्रमेय लगा लें, नहीं पहले r को बाहर निकाल लें, तो r यहाँ से बाहर करने पर हो गया r का घात ऋण 1 धन h बटा 2r का घात ऋण 1। यहाँ से भी r को बाहर निकाल लें तो r का घात ऋण 1 धन h बटा r का घात ऋण 1। स्मॉल m दोनों तरफ से कट गया तो v1 का वर्ग, बाकी सब दाएं तरफ ले चलते हैं तो हमको मिल रहा है 2gm और इधर नीचे वाला m ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो हो गया m का वर्ग बटा m धन m। और इस r का घात -1 को भी हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो r का घात ऋण 1। अब यहाँ पर द्विपद प्रमेय लगा लें तो मिल रहा है 1 ऋण h बटा 2r, ये पहले ब्रैकेट का ऋण, यहाँ भी द्विपद प्रमेय लगा लें क्योंकि h बहुत छोटा है r की तुलना में, तो द्विपद प्रमेय लगाया जा सकता है। तो हो गया 1 ऋण h बटा r, घात सीधे दूसरे पद में जाके गुणा हो जाता है, तो मिल रहा है 2gm का वर्ग बटे r, कोष्टक में आ गया m धन m, इस r का घात ऋण 1 को मैंने नीचे ले लिया, ब्रैकेट खोल लेते हैं तो मिल रहा है 1 ऋण h बटा 2r ऋण 1 धन h बटा r। तो 1 और ऋण 1 भी यहाँ से कट गए, तो h बटा r में h बटा 2r घटाएं तो हमको बच जाएगा h बटा 2r। तो v1 का वर्ग बराबर मिल रहा है 2gm का वर्ग बटे r m धन m गुणित, यहाँ से मिल गया h बटा 2r, ये 2 और ये 2 तो कट गया, तो हमको मिल रहा है m वर्ग बटा r का वर्ग गुणित gh बच गया गुणित gh बटा m धन m। ये v1 के वर्ग का मान है और इसलिए v1 ये बराबर मिलेगा m बटा r गुणित gh बटा m धन m पूरे का वर्गमूल। तो m का मान हमको दे रखा है 6 गुणित 10 का घात 24 बटे r गुणित वर्गमूल gh, और m का मान 6 गुणित 10 का घात 24 गुणित धन 3 गुणित 10 का घात 24, तो 6 गुणित 10 का घात 24 बटे r वर्गमूल के भीतर gh बटा 9 गुणित 10 का घात 24, तो मिल गया 6 गुणित 10 का घात 24 बटे r वर्गमूल gh पूरी का बटा 9 का वर्गमूल आ गया 3, 10 का घात 24 के आ गया 10 का घात 12, तो काटने पर ये हो गया 2 बार गया
और इसको पूरा काट दिया तो ये बच गया ऊपर में 10 का घात 12। 2 गुणित 10 का घात 12 बटे r गुणित वर्गमूल GH। तो जिस समय पिंड h/2 ऊंचाई पर पहुंचेगा उसका वेग इस सूत्र से प्राप्त होगा, 2 गुणित 10 का घात 12 बटे r वर्गमूल GH। और यही प्रश्न में पूछा गया था, अर्थात ये प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।